चलिए एक ऐसी महागाथा में उतरते हैं जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तारे की पूरी जिंदगी की कहानी। ये एक ऐसा सफर है जिसमें अरबों साल लगते हैं, जो एक धधकते हुए जन्म से शुरू होता है और एक शानदार अंत पर जाके खत्म होता है। और सबसे कमाल की बात, ये कहानी घूम फिर कर सीधे हम तक आ पहुंचती है। तो असल में सवाल यही उठता है ना कि ये सब होता कैसे है। आखिर कैसे गैस का एक मामूली सा बादल रात के आसमान में एक चमकती हुई मशाल बन जाता है, और जब उसकी रोशनी आखिरकार हमेशा के लिए बुझ जाती है तब क्या होता है। आइए पता लगाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम तारे की कहानी में और गहरे उतरें, हमें उस स्टेज को समझना होगा जिस पर यह पूरी कहानी होती है। ब्रह्मांड। ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। इतना ज्यादा बड़ा कि इसे नापने के लिए हमें एक बिल्कुल ही नए तरह के पैमाने की जरूरत पड़ती है। किलोमीटर को तो भूल ही जाइए। जब बात अंतरिक्ष की होती है तो दूरी को हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स में नापते हैं। ये वो दूरी है जो रोशनी की एक किरण, जो कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, एक साल में तय करती है। और ये दूरी है लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ये नंबर इतना बड़ा है कि सुनने में ही अवास्तविक लगता है। तो चलिए इसी नए पैमाने को काम पर लगाते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। मतलब अगर कोई रोशनी की रफ्तार से भी चले तब भी उसे इसे पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। और इसी अविश्वसनीय फैलाव के बीच हमारी कहानी शुरू होती। तो अब जब हमें स्केल का थोड़ा अंदाजा लग गया है तो चलिए जरा जूम इन करते हैं। हर तारे का जन्म एक बहुत खास जगह पर होता है, जिसे वैज्ञानिक एक बहुत खूबसूरत नाम से बुलाते हैं, एक तारकीय नर्सरी। कहानी की शुरुआत होती है एक नेब्यूला से। बस कल्पना कीजिए, गैस और धूल का एक बहुत ही विशाल ठंडा बादल जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है, और ये बस अंतरिक्ष में तैर रहा है। यही वो कच्चा माल है, वो ब्रह्मांडीय मिट्टी जिससे तारे बनते हैं। तो सवाल यह है कि ये बादल एक तारा बनता कैसे है। सबसे पहले तो इस बादल का एक हिस्सा ठंडा और घना होने लगता है। फिर आती है बारी गुरुत्वाकर्षण की, यानी ग्रेविटी की, जो इस सारी गैस और धूल को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। ये खिंचाव बढ़ता जाता है और ये सब कुछ मिलकर एक घनी अंधेरी गेंद बन जाती है, जिसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। फिर करीब 10 लाख सालों तक ये और सिकुड़ता और गर्म होता रहता है, और फिर बूम, एक तारे का जन्म होता है। और बस इसी पल ये तारा अपनी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे स्थिर दौर में कदम रखता है, जिसे कहते हैं मेन सीक्वेंस। इस तारे का असली इंजन, उसकी जान उसके कोर में धड़कती है। वहां इतना ज्यादा दबाव और गर्मी होती है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इसी से वो जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है जिसे हम रोशनी और गर्मी की शक्ल में महसूस करते हैं। तो समझिए कि एक मेन सीक्वेंस स्टार में एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। एक तरफ ग्रेविटी है जो तारे को अंदर की ओर कुचलना चाहती है, और दूसरी तरफ फ्यूजन से पैदा हुई ऊर्जा है जो उसे बाहर की ओर धकेल रही है। और यही वो परफेक्ट बैलेंस है जो तारे को अरबों सालों तक स्थिर रखता है। और मजे की बात यह है कि हमारा अपना सूरज, वो भी अभी इसी फेज में है, अपनी जिंदगी के लगभग बीच में। उसके पास अभी भी करीब 5 अरब साल का ईंधन बचा हुआ है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी फ्यूल टैंक हमेशा फुल नहीं रहता। आखिरकार तारा अपने कोर में मौजूद सारे हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लेता है, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये अंत की शुरुआत है। जिस पल कोर में हाइड्रोजन खत्म होता है, वो परफेक्ट बैलेंस वो टूट जाता है। ग्रेविटी और फ्यूजन की वो रस्साकशी अब खत्म हो चुकी है, और अब तारा एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़ता है। तारे का कोर तो अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है, लेकिन बाहर की परतें वो बेतहाशा फैलने लगती हैं, ठंडी होकर लाल पड़ जाती हैं। तारा अब एक रेड जायंट यानी एक लाल दानव बन जाता है। और हाँ, यही हमारे सूरज का भी भविष्य है। एक दिन वो इतना फूल जाएगा कि बुध, शुक्र और शायद हमारी पृथ्वी को भी निगल लेगा। रेड जाइंट बनने के बाद तारा अब एक चौराहे पर खड़ा है। अब आगे जो भी होगा उसका शानदार अंत वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका है। तो अब क्या होगा? क्या वो बस खामोशी से बुझ जाएगा, या कुछ जबरदस्त और नाटकीय होने वाला है? उसका भविष्य अब एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। और वो एक चीज है उसका मास, यानी वो शुरू में कितना बड़ा था। और जो तारे बहुत बड़े होते हैं उनकी मौत सिर्फ एक अंत नहीं होती,
बल्कि वो ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर और अजीब तरह से रचनात्मक घटनाओं में से एक होती है। एक विशाल तारे का कोर अपनी ही ग्रेविटी के नीचे अंदर और अंदर सिकुड़ता जाता है, जब तक कि वो और नहीं सिकुड़ सकता, और उस पॉइंट पर एक जबरदस्त पलटवार होता है। तारे की बाहरी परतें एक भयानक धमाके के साथ अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। इसी को हम सुपरनोवा कहते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, बस एक पल के लिए एक अकेला तारा अपनी पूरी गैलेक्सी से, जिसमें अरबों तारे हैं, उनसे भी ज्यादा रोशन हो जाता है। ये कुदरत की सबसे बड़ी आतिशबाजी है। तो इस जबरदस्त धमाके के बाद क्या बचता है? खैर, यहां फिर से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है और फैसला वही मास पर होता है। अगर कोर छोटा है तो वो सिकुड़कर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, एक ऐसी चीज जो अविश्वसनीय रूप से घनी होती है, इतनी घनी कि उसके एक चम्मच का वजन अरबों टन होगा। लेकिन अगर कोर बहुत ही ज्यादा विशाल था तो ग्रेविटी जीत जाती है और वो एक ब्लैक होल बनाती है, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसका खिंचाव इतना मजबूत होता है कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। और यहीं पर यह कहानी घूमकर वापस हम तक पहुंचती है, एक पूरा सर्कल। क्योंकि वो जबरदस्त सुपरनोवा वो सिर्फ तबाही नहीं मचाता, वो निर्माण भी करता है। वो सारे भारी तत्व जो तारे के अंदर पके थे, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब पूरे अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, और यही तारकीय धूल उन ठंडे नेबुला में मिलकर उन्हें और समृद्ध बनाती है, जो सितारों, ग्रहों और आखिरकार जीवन की अगली पीढ़ी के लिए कच्चा माल बनते हैं। तो अगली बार जब रात में आसमान को देखें तो ये याद रखें कि हम सिर्फ रोशनी नहीं देख रहे, हम अपना इतिहास देख रहे हैं। हमारे खून में दौड़ता लोहा, हमारी हड्डियों का कैल्शियम, ये सब कुछ एक ऐसे तारे के दिल में बना था जो हमारी धरती के बनने से बहुत पहले जिया और मर गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या किसी तारे की मौत सच में एक अंत है, या फिर ये एक कभी न खत्म होने वाली ब्रह्मांडीय कहानी की बस एक नई शुरुआत है?